आज हम क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री की दो महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानेंगे। एक तो ग्रास प्रोजेक्ट का एयरड्रॉप और दूसरी चीज़ डिपिन प्रोजेक्ट की चुनौतियां। तो आइए पहले ग्रास एयरड्रॉप के बारे में बात करते हैं। ग्रास एक सोलाना आधारित AI डेटा लेयर प्रोजेक्ट है। इसने हाल ही में अपने टोकन्स का डिस्ट्रीब्यूशन अनाउंस किया है। जो बात इसे खास बनाती है वो यह है कि इसमें भाग लेने के लिए उपयोगकर्ताओं को सिर्फ एक बार ब्राउजर एक्सटेंशन डाउनलोड करना था, वो भी फ्री में, कोई चार्ज नहीं था और डाउनलोड करने के बाद कुछ नहीं करना था। दूसरे प्रोजेक्ट की तरह इसमें डेली माइनिंग करने वाले सिस्टम नहीं थी, जैसे कि रोज आओ और माइनिंग बटन दबाओ, एक बार सेट करके छोड़ देना था। क्रिप्टो बनाने का बहुत ही आसान तरीका। फिर भी लोग नाखुश क्यों है? क्योंकि जिनको टोकन्स मिले हैं उन्हें लगता है कि वो टोकन्स बहुत ही कम है। एक तरफ लोगों का कहना है कि भौगोलिक प्रतिबंधों के बारे में पहले से स्पष्टता नहीं की गई थी, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि उनके डेटा का शोषण किया गया है। यहाँ एक बात खुद से पूछें कि वेब 2 के सोशल मीडिया जब आपके डेटा का उपयोग करते हैं और बदले में आपको कुछ नहीं मिलता तो आपको बुरा नहीं लगता, परंतु वेब 3 का नया डिपिन प्रोजेक्ट अभी बिना कोई ज़्यादा पैसे कमाए सबको टेस्टिंग करने का प्रसाद बांट रहा है, तो वो कम लग रहा है। प्रोजेक्ट कोई भी हो, बिना कुछ डेवलपमेंट हुए उसके टोकन्स का इस्तेमाल दैनिक जीवन में लाए बिना टोकन मिलते ही शुरुआत में ज़्यादा उम्मीदें रखने से निराशा मिलती है। ग्रास टोकन की कीमत की बात करें तो प्री मार्केट ट्रेडिंग में एक ग्रास टोकन का मूल्य लगभग 0.445 के आसपास दिख रहा है। ग्रास नेटवर्क के टोटल कुल 1 बिलियन टोकन है। इस 1 अरब टोकन से FDV फुल्ली डायल्यूटेड वैल्यू $450 मिलियन की बनती है। लेकिन ध्यान रहे, यह भी शुरुआती आंकड़े हैं। ग्रास टोकन अभी छोटे बीज के स्वरूप में है। फिर भी प्री मार्केट की यह कीमत अच्छी कह सकते हैं उन मीम टोकन्स की तुलना में जिसमें गेम खेलने का टाइम सबने बहुत दिया है। इस ग्रास नेटवर्क नाम के डिपिन प्रोजेक्ट की बातें आगे करने से पहले आइए देख लेते हैं कि जिसने ग्रास ज्वाइन किया था वो अपनी एलिजिबिलिटी कैसे चेक करें। ये वेबसाइट ओपन करें, स्पेलिंग ध्यान से टाइप करें, grassfoundation.io। उसके पेज पर यहाँ चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करें। यहाँ क्रोम ब्राउजर में पहले अपना वॉलेट का एक्सटेंशन जो सेट करके रखा है वो ओपन करें। यहाँ हम सोलाना ब्लॉकचेन का फैंटम वॉलेट ओपन करके लॉगिन करेंगे। वॉलेट ओपन करने के बाद grassfoundation.io वेबसाइट में यहाँ कनेक्ट बटन पर क्लिक करें। ये मैसेज दिखेगा। इसमें आपका वॉलेट अपने आप ढूंढकर पकड़ लेगा और सामने डिटेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा। हमने फैंटम वॉलेट ओपन करके रखा है तो फैंटम वॉलेट के सामने डिटेक्ट लिखा हुआ दिखता है। इस फैंटम वॉलेट पर क्लिक करके सिलेक्ट करें। वॉलेट में फिर से लॉगिन करने के लिए पासवर्ड पूछता है तो वॉलेट में लॉगिन करें और वॉलेट में नीचे कनेक्ट बटन पर क्लिक करें। वॉलेट कनेक्ट हो जाने के बाद तुरंत आपको दिखाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। यहाँ वॉलेट एड्रेस दिखाएगा। चेक एलिजिबिलिटी बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ग्रास टोकन्स दिखाएगा। ये अलग अलग उदाहरण है जिसमें अलग अलग इपोज पीरियड के दौरान मिले हुए ग्रास टोकन्स दिखाता है। किसी को ज़्यादा टोकन्स मिले हैं तो किसी को कम। अब ऐसा क्यों हुआ? तो भाई ये वो टेबल है जिसके हिसाब से टोकन्स बांटे गए हैं। सबसे ज़्यादा टोकन्स उन्हें मिले हैं जो लोग सबसे पहले ज्वाइन हुए थे, मतलब कि क्लोज्ड अल्फा पीरियड में जो लोग ज्वाइन हुए थे उनको ज़्यादा टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। लेफ्ट साइड पर लेवल्स हैं जिनको टायर नाम दिया है। 9 प्रकार के टायर हैं। सबसे पहले वाले क्लोज्ड अल्फा पीरियड के दौरान जिन्होंने कंप्यूटर नोड 2400 घंटे नॉनस्टॉप चालू रखा था और टीम में ज़्यादा लोगों को जोड़ा था, उनका लेवल सबसे ऊंचा है, इसलिए टायर 1 में ज़्यादा पॉइंट्स रखे हैं। उसके बाद दूसरा लेवल टायर 2 आता है, फिर तीसरा, चौथा और आगे 9वां लेवल। जिनको बहुत कम टोकन्स मिले हैं उनको ज़्यादा निराशा हुई है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि उन्होंने कम योगदान दिया है। ग्रास नेटवर्क में 2 मिलियन अकाउंट्स हैं। चुनौती ये थी कि 2 मिलियन यूज़र में कुछ इस प्रकार टोकन का बंटवारा करना था ताकि सबको समान टोकन्स मिले। किसी को भी इतने ज़्यादा टोकन्स नहीं मिलने चाहिए कि वो बड़ी व्हेल बन जाए और लिस्टिंग के दौरान सभी टोकन्स डंप कर दें और कीमत अचानक से गिर जाएं। ऐसा होने से प्रोजेक्ट को नुकसान हो सकता है। इसलिए संभव है कि डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में लेवल्स यानी टीयर रखे गए हों। फिर भी ग्रास फाउंडेशन की पोस्ट में लिखा है कि यह फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। हो सकता है ग्रास का यह डिस्ट्रीब्यूशन एक टेस्टिंग के तौर पर हो। उम्मीद है लोगों को और भी टोकन्स मिलेंगे। भाई जितने भी टोकन्स मिलेंगे काम के होंगे। वैसे भी अभी शुरुआत में ऐसे डिपिन प्रोजेक्ट के टोकन्स की कीमत बनाने में कुछ चुनौतियां भी हैं। तो आइए अब जानते हैं इस चुनौतियों के बारे में। समस्याएं क्या हो सकती है? ये ग्रास एक प्रकार का डिपिन प्रोजेक्ट है। डिपिन का मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। यह क्रिप्टो का एक उभरता हुआ क्षेत्र है। ऐसा लगता है कि यह वेब 3 के दायरे से परे है और वास्तविक दुनिया में ब्लॉकचेन तकनीक का स्वाभाविक रूप से विकास हो सकता है। अभी डिपिन का जन्म हुआ है, इसका ट्रेंड भी आएगा। वर्ष 2024 से डिपिन प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट और भी मजबूत होकर बढ़ेगा। जब 1-2 डिपिन प्रोजेक्ट पूरी तरह से खिलेंगे तब इसका बोलबाला होगा। पहले डिपिन को डिटेल में समझते हैं, उसके बाद चुनौतियाँ देखेंगे। देखिए, सबके पास मोबाइल या कंप्यूटर होगा, तो मोबाइल फ़ोन का स्टोरेज हो यानी बाकी बची हुई मेमोरी हो, लैपटॉप का प्रोसेसिंग पावर हो, हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड वाला कंप्यूटर, अनलिमिटेड डेटा वाली हाई स्पीड इंटरनेट बैंडविड्थ,
इन सब के अलग अलग डिपिन प्रोजेक्ट बन सकते हैं, बन रहे हैं। आपके पास जो भी डिवाइस या साधन है उसमें से कुछ न कुछ दूसरों को उपयोग करने हेतु आप इंटरनेट के साथ जुड़ेंगे। तो आपके डिवाइस की खाली स्टोरेज या ग्राफिक्स कार्ड की बाकी बची हुई प्रोसेसिंग पावर, उसका उपयोग इंटरनेट से किसी और को करने दें और बदले में आपको आपके अकाउंट में क्रिप्टो टोकन्स मिलें। आपकी जेब में पड़ा हुआ मोबाइल अपनी अनयूज्ड स्टोरेज को डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में सीधा जोड़कर आपके लिए इनकम जनरेट करें। अब ऐसे सैकड़ों लोग ऐसी सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क सिस्टम में अपना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़कर जो चीज़ बनाते हैं उसको डिपिन कह सकते हैं। वास्तविक दुनिया में आप जो भी डिवाइस, चाहे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, सेट टॉप बॉक्स, कार, सीसीटीवी कैमरा, ग्राफिक्स कार्ड, ऐसा कुछ भी जो इंटरनेट से जुड़ सकता है उसको आप शेयर कर सकते हैं ताकि उसका उपयोग इंटरनेट के माध्यम से दूसरे व्यक्ति या कंपनियां कर सकें। तो वैसा जो बड़ा नेटवर्क बनता है उसको डिपिन कह सकते हैं। तो सोचिए ऐसी तो कितनी चीज़ें अभी है और भविष्य में बनेगी। सबके इस प्रकार अलग अलग डिपिन प्रोजेक्ट बन सकते हैं। सबके अलग अलग टोकन्स होंगे। उस डिपिन प्रोजेक्ट में जुड़े हुए लोगों को उनके डिवाइस के उपयोग के मुताबिक टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मतलब आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपने डिवाइस को वो प्रोजेक्ट के साथ इंटरनेट से कनेक्टेड रखना है बस, और शांति से बैठे बैठे टोकन्स कमाना है। ये एक प्रकार की साइड इनकम हुई, क्योंकि टोकन्स को जब चाहे आप क्रिप्टो एक्सचेंज पर बेच सकते हैं और पैसा मिल सकता है। उम्मीद है आप समझ रहे हैं कि ऐसे डिपिन प्रोजेक्ट अभी बन रहे हैं। कोई भी डिपिन प्रोजेक्ट अभी पूरी तरह से खिला नहीं है। इस प्रकार हो सकता है ग्रास प्रोजेक्ट भी अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। टोकन्स बहुत ही कम मिले हों, परंतु ये वो शुरुआती बीज हैं जिससे पेड़ बनेगा और भविष्य में ज़्यादा फल मिल सकते हैं। ऐसे डिपिन प्रोजेक्ट में कुछ प्रमुख चुनौतियों के बारे में बात करें तो पहली बड़ी चुनौती है योगदानकर्ताओं के लिए मूल्य निर्माण करना। टोकन्स जो है वो उनकी डिजिटल संपत्ति कैसे बनेगी, मतलब जो लोग इसमें जुड़ रहे हैं, अपना डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए टोकन्स की वैल्यू कैसे बन सकती है। कोई ये टोकन्स क्यों खरीदेगा भाई। तो ये पहली चुनौती है। दूसरी चुनौती है परफॉर्मेंस इंप्रूव करना, प्रदर्शन में सुधार करना, स्पीड बढ़ाना वगैरह। डिपिन प्रोजेक्ट्स को सेंट्रलाइज्ड सर्विसेज के जितना ही अच्छा और फास्ट परफॉर्मेंस देना होगा। ये काम भी इंटरनेट टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ते हुए सबको देखने को मिल सकता है। भूतकाल में पहले इंटरनेट टेलीफोन के वायर से आता था, उसके बाद वायरलेस हुआ, फिर फाइबर ऑप्टिक के इस्तेमाल से इंटरनेट की ज़्यादा स्पीड मिली और अब स्टारलिंक जैसे कृत्रिम उपग्रहों से इंटरनेट की सर्विस शुरू हुई है। डिपिन प्रोजेक्ट के टोकन्स की कीमत बढ़ाने के लिए तीसरी चुनौती सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उपयोगकर्ता के अनुभव को किस प्रकार से आसान बनाया जा सकता है। क्योंकि हर जगह नेटवर्क इंजीनियर उपलब्ध नहीं होता, तो ऐसे प्रोजेक्ट में कनेक्ट होने के लिए लोग कितनी आसानी से अपने आप सेटअप कर सकते हैं, वही चुनौती है। एक और भी चिंता की बात डिपिन प्रोजेक्ट के भविष्य पर है, वो ये कि इसका नियमन करने हेतु क्या कायदे कानून बनाने की आवश्यकता होगी। इसमें जासूसी या स्कैम होने की आशंका से लोगों के पर्सनल डेटा के गलत उपयोग होने से बचाने हेतु एक सुझाव तो ये भी है कि डिपिन प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क या नियामक बॉडी बनाई जाए। ये सब होगा और समय भी लगेगा। तो आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्यों डिपिन प्रोजेक्ट अभी बच्चा है, उसके टोकन्स की कीमतें अभी क्यों कम हो सकती है और फ्यूचर में डेवलपमेंट होने पर कितनी हो सकती है। परंतु उसके लिए जानकारी रखें, आगे सीखते रहें ताकि समझदारी से निर्णय ले सकें। अगर गलत निर्णय होता है तो भी अनुभव मिलता ही है। अनुभव मिलने से वही पहली वाली गलती दोबारा नहीं होती। साइकिल चलाना सीखते हैं तो शुरुआत में 1-2 बार गिरते हैं, परंतु एक बार साइकिल चलाना पक्का सीख गए उसके बाद साइकिल चलाते वक्त नहीं गिरते। तो ज्ञान प्राप्ति की यात्रा में नया नया जानते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र।